विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करने में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आप मंत्री होते तो ज़्यादा अच्छे से काम करते? ये प्रश्न बहुत ही मैं समझता हूँ टिपिकल है। कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो विधायक बनने के योग्य नहीं है, तो क्या उनका आचरण इतना खराब था? संसदीय परंपराओं में आसन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो कोई ऐसा शब्द यदि बोलता है तो निश्चित रूप से वो सदन में विधायक बनने के योग्य है। आपको ये लगता है कि सरकार तैयारी के साथ आती नहीं है? जितनी अपेक्षित है उसमें शायद और कुछ तैयारी की या जोड़ने की आवश्यकता लगती है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि उस दिन क्या हुआ था? कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैसे आसन को चुनौती दी और क्यों आपने कांग्रेस के 6 विधायकों को सदन से बाहर किया? उन्होंने कोई प्रश्न पूछा होगा तो हमारे एक मंत्री ने उस पर उनकी दादी इंदिरा गांधी ऐसा शब्द लिया। तो उस समय विपक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी का नाम आया। तो मैंने कहा कि मैं इसकी समीक्षा करके उसके अनुसार यदि गलत होगा, अमर्यादित होगा या असंसदीय होगा तो मैं उसे एक्सपंज कर दूंगा। लेकिन वह तो शायद एक क्षण भी नहीं लगा को अपनी सीटों से उठ करके और माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ 4-5 लोग सीधे डायस पे चलाए। तो मेरे लिए बड़ा अचंभा था। नीचे विरोध प्रकट करते हैं, बोलते हैं, करते ये तो संसदीय परंपरा में रहता है। लेकिन डायस पे बहुत रेयर केस में ही चढ़े होंगे। तो रेयर केस में चढ़े। तो जब मुझे लगा कि उस समय स्थिति थोड़ी विकट हुई तो मैंने स्थगित कर दिया और स्थगित करके मैंने इनको अपने कमरे में बुलाया। ये कमरे में आए और जैसे ही तुरंत बाहर निकल गए। तो बाहर निकल के जब मैं वापस आया तो इन्होंने काफ़ी इस प्रकार की स्थिति बनी। तो फिर मुझे मजबूरन क्योंकि निकालना पड़ा। क्यों उसमें हमेशा विधानसभा एक परंपराओं से, नियमों से और अपने जो वहाँ की बंधन है, नियमावली है, उसके अनुसार चलता है। नियमों में हमेशा कहीं नहीं लिखा कि वह डायस पे चढ़ें। पहले हमेशा ध्यान आकर्षित किया जाता है। ध्यान आकर्षित करने के बाद विरोध प्रकट करते हैं, संसदीय स्थगित किया तो उसमें आके बात करते हैं संसद हल में। लेकिन शायद मुझे लगा कि वहाँ इस मुद्दे पर कहीं न कहीं उनके दल के अंदर क्या निर्णय हुआ मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसका दृश्य उत्पन्न हुआ, तो मुझे फिर 6 लोगों को निलंबित करना पड़ा और निलंबित करने के बाद इनको सदन से चले जाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं गए, तो भी मैंने अपने सदन की कार्रवाई चलाते हुए और उस दिन का सदन स्थगित कर दिया। वो रात्रि को वहीं बैठे, जमे रहे, इनकी सारी सुविधाएँ जो आवश्यक होती है मानवीय, वो सारी व्यवस्थाएँ करवा दें और बार-बार मैं अपील करता रहा कि भई आकर के चैम्बर में बात करो, कोई समस्या का समाधान हो और यदि असंसदीय 5 बार कहा या 4 बार कि ये होगा तो मैं निकाल दूँगा। लेकिन शायद उस दिन ये कुछ तय करके आए या नहीं आए, मेरे को सुनने को तैयार। उसमें एक बात और हुई, जब बीच के निलंबन कार्यकाल या स्थगन का कार्यकाल था, उस दौरान वहाँ पे जो लोग बैठे थे, उस पे उन्होंने बहुत कुछ अमर्यादित, जो शायद जीवन में मैंने कभी भी नहीं सुना, वो आपके अखबार ने उसको अक्षरशः छापा और कई चैनल्स ने भी उसको चलाया। मतलब उसके बाद तो कोई रास्ता बचा ही नहीं था कि उस पे कोई बात की जाए। लेकिन आपने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो विधायक बनने के योग्य नहीं हैं। तो क्या उनका आचरण इतना खराब था? जो शब्द आपके अखबार ने छापे और जो बाकी चैनल्स ने दिए, मैं तो उसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद शायद मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि संसदीय परंपराओं में आसन पर सदन के अंदर या बाहर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वह तो अंदर हुआ, लेकिन उनका ये कहना था कि रिकॉर्ड नहीं हुए। रिकॉर्ड हो कि नहीं हो, सारे प्रेस ने ऊपर सुना है, सारे जो लोग बैठे थे उन्होंने सुना है और उसके बाद अखबारों ने उसको क्लियर किया। तो कोई ऐसा शब्द यदि बोलता है आसन के लिए, तो निश्चित रूप से वो सदन में विधायक बनने के योग्य नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस शब्द को कार्रवाई से हटा देना चाहिए क्योंकि उस दिन से वो अब विधानसभा में आ नहीं रहे हैं कि आपने उनके लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया? देखो आना ना आना, उनका निलंबन समाप्त हो गया है। वो आने के लिए स्वतंत्र है, वो सदन में आए। लेकिन किसी वाक्य पे तो उन्होंने जितने वाक्य कहे, उसके लिए भी उन्होंने क्षमा याचना आज तक नहीं की। उनके दल के नेता ने ज़रूर उनके नाम से कहा कि वो जो चढ़े ऐसे शब्द कहे, इसका मतलब शब्द तो कहे गए। यदि उनके दल का नेता कहता है कि जो उन्होंने सदन स्थगित रहने के बाद जो कोई शब्द कहे उसके लिए मैं माफ़ी
माँगता है इसका शब्द तो कहेंगे। उन शब्दों के लिए सामने वाला व्यक्ति भी स्वीकार करते हुए उससे क्षमा याचना करे, खेद प्रकट करे तो शायद उसके पहले भी एक बार प्रयास हुआ, अंदर तो तय हुआ लेकिन वहाँ जाकर के वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई और उन शब्दों को चाहे वो रिकॉर्ड पे हो, चाहे नहीं हो, दुनिया के भी रिकॉर्ड पे आ गया, लोगों के दिल मस्तिष्क पे आ गया। तो उससे मैं समझता हूँ इस पे और कोई यदि इस तरह का ये नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे पक्ष का या विपक्ष का, चाहे निर्दलीय कोई भी ऐसा शब्द बोले, तो मैं समझता हूँ वो संसदीय परंपराओं के विपरीत है, वो शायद विधायक बनने के। तो उनको मैं समझता हूँ कि इसमें ना जाकर के और हमने निलंबन रद्द किया, आएँ और संसदीय भाग लें और अनुशासित रूप से रहें, ऐसे मेरी अपेक्षा है। तो बीजेपी के कई मंत्री हैं, कांग्रेस के भी कई विधायक हैं, वे इन दिनों ये कह रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष जो जूली जी हैं, उनका ये कहना है कि आप तो उनके ऊपर कागज़ फेंक कर चले गए थे। कागज़ फेंकना तो गलत है, ना तो कागज़ गया, डेस्क मेरे हाथ में रही। जो वो बाद में ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा या तो बैठ जाओ, नहीं तो फिर आप ही चलाओ विधानसभा। ये कह कर के उनको साइकोलॉजिकल है, उसके बाद बैठ भी गए और समाधान हो गया। गुस्सा जहाँ तक है, मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा शर्मीले स्पीकर मेरे से भी ज़्यादा गुस्सा करते थे। लेकिन उनकी तुलना में मैं कई चीज़ों को एडजस्ट भी कर लेता हूँ, बात भी कर लेता हूँ, समाधान भी निकाल लेता हूँ। लेकिन उसमें एक पक्ष ज़रूर है कि मेरे 2 संस्कार हैं। मैं एक अध्यापक रहा हूँ, कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहा हूँ, तो अनुशासन मेरे जीवन में है। उस अनुशासन जीवन में होने के कारण कहीं भी इस तरह का होता है, तो नाराज़ होना और लोगों को सदन ठीक चले, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, मुझे बैठा है इसलिए। इस कारण चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, मैं उनको अपनी बात से डाँटता भी हूँ, कह भी देता हूँ, निवेदन भी कर देता हूँ और उनका अनुपालन भी करवाने की चेष्टा करता हूँ। एक आरोप आप पर ये भी लग रहा है कि आप सत्ता पक्ष को बचाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मंत्रियों को कब तक बचाओगे? मैं किसी पक्ष को नहीं बचाता। जो नियमों में है, उतना सबको अपना-अपना रोल अदा करने देता हूँ और ये नियम में भी है कि प्रश्न और काल होता है। मैंने आज तक मंत्री को बचाया हो, ऐसा मैं तो विपक्ष का भी, पक्ष से भी, दोनों सिस्टम जो कार्यसूची है उसका मैं पालन करवाता हूँ और जो मुझे ठीक लगता है नियमानुसार उसका एग्ज़ीक्यूट करवाता हूँ। इसलिए किसी को बचाने का तो कोई प्रश्न नहीं है। ये एक स्वाभाविक है, कोई भी अध्यक्ष रहता है। हर यदि सदस्य या दल चाहे कि सारे निर्णय उसके अनुकूल हों, ये संभव नहीं। प्रश्न में जो उत्तर मंत्री देगा, वो इनको सुनना है। इनको अधिकार है 2 पूरे प्रश्न पूछें, वो हर एक को देता हूँ। उसके बाद भी पिछली परंपरा के अनुसार विपक्ष का जो नेता है, वह 1 या 2 पूरे प्रश्न पूछ सकता है, तो 3-4 मैं पूछने देता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बात उसके बाद वो कहेंगे हमारे अनुसार ही उत्तर आए, ये संभव ही नहीं है। और वो कहेगा उनके ये जो दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं, वो कहीं सही दे इसका निर्णय तो नियम है। यदि किसी को प्रश्न का उत्तर गलत आता है या पूरा-अधूरा आता है, वो नियमों में आकर के हमको करे प्रश्न समिति बनी हुई है, उसके बाद भेज देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप मंत्री भी रहे हैं, आप विधानसभा को आपने बदलते हुए भी देखा है। 3 जो विधेयक थे, महत्वपूर्ण विधेयक थे, वो प्रवर समिति को चले गए। बीजेपी के विधायकों ने उनका विरोध किया। तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार तैयारी के साथ आती नहीं है? सरकार अपनी ओर से तो तैयारी करके आती है, लेकिन जितनी अपेक्षित है, उसमें शायद और कुछ तैयारी की या जोड़ने की आवश्यकता लगती है। वो प्रवर समिति को पहले भी जाते रहे, इस बार भी गए, लेकिन इस बार कुछ लगा के ज़्यादा गए, तो मैं समझता हूँ कि उसके पूर्व में तैयारी अच्छी होनी चाहिए और सदस्यों के बीच में अनौपचारिक चर्चा भी होनी चाहिए, चाहे दल के हों, चाहे विपक्ष हों और महत्वपूर्ण विधेयक हैं और मैं समझता हूँ प्रवर समिति के द्वारा और शायद छन करके आएँगे, लेकिन दूसरी बार कोई विधेयक प्रवर समिति को गया है, ऐसा शायद मेरे संज्ञान में, मेरे विधायी कार्य में नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो फ्लोर मैनेजमेंट है सरकार का, वो काफ़ी खराब है, काफ़ी पुअर है। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका और सरकार के बीच में तालमेल की कमी है। फ्लोर मैनेजमेंट और इम्प्रूव होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच और अपेक्षा है। करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस स्तर पे और जिस रूप में करना चाहिए, उस और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती है। आप ये भी कह रहे हैं कि 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 200 विधायक एक साथ सदन में बैठे हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? वैसे खुशी की बात है कि मैं जब भी जितने सालों से था, हमेशा एक न एक की संख्या कम होती रही, तो मन में पीड़ा होती थी। कोई भी माननीय सदस्य यदि जाता है,
तो स्वाभाविक है सारे सदन को और हमें भी पीड़ा होती है। इस बार मैंने पूछा कोई वास्तुवादों से, कुछ अन्य लोगों से, उन्होंने कुछ सुझाव दिए और उसमें से कुछ जो ईज़ी गोइंग थे, उसको मैंने लागू भी किया और उसके कारण से अभी भगवान की कृपा से 200 के 200 हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ कि पूरे टर्म में 200 के 200 ऐसे बने रहें, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो ऐसा क्या वास्तु दोष आपको दिखता है विधानसभा के भीतर, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था? हालाँकि मैं कोई वास्तुविद नहीं हूँ, या एग्ज़ैक्टली कहूँ ये हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव अपने-अपने दिए, 1-2 सदस्य ने भी दिए, एक आध वास्तुवादियों ने दिए, तो उस प्रकार से जैसे गेट चेंज किया, कुछ स्वास्थ्य वाचन हुआ, कुछ नीचे सुंदरकांड का पाठ हुआ, इस तरह के कई जो है ना, कोशिश जो इंसान करता है वो करी। तो मेरी अपेक्षा है कि 200 के 200 बने रहें और आज प्रसन्नता है कि 200 है। मैं समझता हूँ आपके और सबके ईश्वर करता है पूरे रहें, तो बाकी तो ईश्वर करता है। हम लोग तो कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मन की इच्छा ईश्वर ने अब तक सुनी है और मैं सोचा आगे भी सुनेगा। तो मैं छोटे-छोटे जो बातें बताई, अभी भी कुछ बता रखी हैं, उसमें से जो कुछ भी व्यावहारिक होगा, उसको यहाँ पे करने की कोशिश करूँ। तो क्या एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आप क्या ये मानते हैं कि रंग बदल देने से, गेट बदल देने से जीने-मरने के मायने बदल जाते हैं? ऐसा टेक्निकल चीज़ें तो अलग हैं, विश्वास की चीज़ें कुछ और हैं और भारतीय परंपराओं में कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। तो उसमें से कौन-सी चीज़ एक्ट करता है? हमेशा कोई लोग दवा से ठीक होते हैं, कभी-कभी दुआ भी उनको मिल जाती है, दुआ से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये तो प्रयोग है कि जिस प्रकार का करें, बाकी क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, ये सब ईश्वर जानता है, अपन सब प्रयास करते हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने सुझाव दिया, मुझे लगा इसमें कोई हानि नहीं है और आज भी कोई और भी कोई अच्छा सुझाव देगा, चाहे वास्तु के हिसाब से, चाहे दूसरों के हिसाब से या और भी सदन में कुछ बदलाव लाने के लिए जो करणीय होंगे, उसे मैं हमेशा ओपन माइंड हूँ, हम करने की कोशिश करें। आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इस सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका शिक्षा पर कम फ़ोकस है और एक ख़ास वर्ग विशेष पर टिप्पणी करने पर ज़्यादा है। तो क्या आपको ये लगता है कि उनका फ़ोकस शिक्षा पर ज़्यादा होना चाहिए? मैं तो हर मंत्री से अपेक्षा करता हूँ कि वह चूँकि जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में जाना और कार्यक्रमों में जाना, ये उनके स्वभाव में रहना ही चाहिए। लेकिन विधायी कामों के लिए भी कुछ समय अधिक देंगे, तो उससे जनता भी खुश होगी उनकी, सदन भी लाभप्रद होगा और आम संदेश भी अच्छा जाएगा। तो विधायी काम में ये निरंतर प्रक्रिया है, विधायी काम जितना करो उतना कम है। तो हर एक को नए-नए मंत्री होते हैं, आते हैं, सीखते हैं, करते हैं। वैसे वो पहले भी ऐसा रहा है, पहले भी हमेशा सब उत्तर कोई इस प्रकार के आते हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे हर मंत्री का कार्यशैली अलग होती है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से काम किया। निर्णय करना तो मुखिया का, जनता का और मीडिया का काम। कॉन्स्टिट्यूशन कलर के उद्घाटन में विपक्ष नहीं आया है। क्या आपने उनको बुलाया नहीं था? मैंने सभी को बुलाया और यहाँ तक कि 2 दिन पहले मैंने विपक्ष के नेता के साथ दौरा भी किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं और मेरी पत्नी हम कोशिश करेंगे कि यज्ञ में भी बैठें। फिर मैंने जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें अशोक जी भी हैं, वसुंधरा जी भी हैं, मैंने सबको फ़ोन किए। जितने पूर्व अध्यक्ष हैं, सबको व्यक्तिगत मैंने फ़ोन भी किया, आमंत्रित किया। उनका ये था कि साहब हम तो इसका उद्घाटन कर चुके, दोबारा उद्घाटन हो रहा है। मैंने कहा भई उद्घाटन आप कर चुके तब हालाँकि अधूरा था, फिर भी हमने कोई उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। लेकिन चालू करने में जितना प्रोसेस था वो तो साल भर मुझे भी काफ़ी व्यवस्थाओं में आना पड़ा और हम तो शुभारंभ कर रहे हैं और शुभारंभ करना कोई भी अपन दुकान है, बनती है, उसका जो भी करते हो, लेकिन शुभारंभ होता है तो आप हवन इत्यादि के साथ करते आए हैं, हवन के साथ किया और मुझे लगता है वो कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ कि शुभारंभ के लिए इतना उनको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था और सम्मिलित होते तो अधिक प्रसन्नता होती। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और आप सदन के प्रमुख के तौर पर देखे जाते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि पहले और अब में, क्योंकि आप मंत्री भी रहे हैं विधानसभा के अंदर, आपने अलग-अलग विषयों पे काम भी किया है। अब और तब में क्या बदलाव आपको दिखता है? तो वैसे तो सारे समाज में परिवर्तन आ रहा है। समाज में जो हमारे पिताजी के साथ हम थे, आज के बच्चे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में भी है। तो राजनीतिक क्षेत्र में वही आ रहा है, हम उन्हीं में से चुन कर के आते हैं और हर व्यक्ति का ये सोच तो रहता है कि मैं अब अच्छा करूँ। लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में और लोकतंत्र के अंदर कुछ डायल्यूशन आ रहा है और उसे हम सबको मिल कर के उसको रोकना चाहिए।
कि संसदीय परंपराओं का मुझे ध्यान है, लोकसभा में एक बार प्रकाश वी शास्त्री जैसे थे, मधु लिमये जैसे लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे, क्या 2-2 3-3 भी होंगे, तो भी इतना बड़ा तो नेहरू जी तक उनको सुनते थे, सब काम करते थे। तो वो परंपराएँ धीरे-धीरे अब चाहे लोकसभा हो, चाहे बाकी विधानसभा हो, सब में लगातार सहनशीलता या विषय का अध्ययन करके रखने का स्वभाव जितना होना चाहिए वो नहीं है। तार्किक दृष्टि से डेवलप होना चाहिए। अब तो क्या है कई बार आप भी खैर मीडिया के क्षेत्र में आप पे भी एक अपेक्षा करूँगा कि मीडिया ऐसी चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट करता है और राजनीति में रहने वाला हर व्यक्ति हाइलाइट होना चाहता है। यदि हम पॉजिटिव लोगों को आगे प्रोत्साहन देंगे, तो शायद अधिक चीज़ आएगी। जैसे कोई अच्छा भाषण करे, तो उसका यदि ज़्यादा छपेगा, दूसरे लोग भी अच्छे भाषण करें। लेकिन जो अच्छा भाषण करता है, उसका तो एक ही लाइन में आता है कि इन्होंने भी संबोधित किया या इन्होंने भी बोले और जो कोई एक व्यक्ति ने कोई घटना कर दी और उसको 3-4 कॉलम का स्थान मिल जाता है। तो मैं समझता उसको भी कहीं न कहीं रोकना चाहिए और हमको सदन में हालाँकि मैंने ट्रेनिंग भी रखी और ट्रेनिंग में कुछ लोग आए भी और अभी भी कुछ बातें बीच-बीच में जो कहता हूँ, धीरे-धीरे उसका एग्ज़ीक्यूशन होना शुरू भी हुआ है, लेकिन डायल्यूशन हुआ है, वो बढ़ने की अच्छी दिशा में जाए। ये केवल राजस्थान विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाकी विधानसभाओं में भी जो रोज़ अखबार पढ़ते हैं, कभी दिल्ली में उस दिन क्या हुआ, कभी कर्नाटक में क्या हो रहा है, ऐसे-ऐसे विषयों पे कि पार्लियामेंट में भी कहता विपक्ष कई बार केवल वर्क वहाँ रुको, बहस करो और दोनों से अपेक्षा रही। ये तो अच्छे विषयों से तार्किक विषय रखें और सत्ता पक्ष उन बिंदुओं पे गहराई से चिंतन मनन भी करे, तब जाकर के लोकतंत्र आगे चलता और बढ़ता है, जनता की समस्याओं का समाधान होता है। तो मैं जब अध्यक्ष बना, तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं सदन की मर्यादा इत्यादि का पालन करूँगा और सार्थक बहस हो, इसका पूरा प्रयत्न करूँगा। और मैं समझता हूँ अन्य कई विधानसभा में तुलना नहीं करूँगा, लेकिन हमारी विधानसभा आज भी कई विधानसभाओं के कार्रवाई से बेटर है, लेकिन और बेटर बने, हम लोग सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में आएँ, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इससे पक्ष और विपक्ष दोनों से मैं बात करता रहता हूँ। मुझे लगता है धीरे-धीरे जितना गत वर्ष था, उसकी तुलना में इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट आया और आगामी वर्षों में लगातार ये उत्तरोत्तर हम लोग इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो विधानसभा में आपको ऐसे कौन-कौन से विधायक हैं जिनको सँभालने में दिक्कत आती है? और ऐसे कौन-कौन से विधायक हैं जो तैयारी के साथ आते हैं? मेरे तो नाम लेना तो शायद कुछ नाम ले वैसा उचित उचित नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, दोनों पक्ष ओर से कोई अच्छे विधायक हैं जो तैयारी करके आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। ये मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा कि हम तो यूट्यूब पे पूरा हमारी तो पूरी है, तो उसमें बेस्ट जज आप लोग हो। मैं अपनी ओर नाम करके आखिर मुझे वही मेरे सहयोगी हैं। उनका ही मुझे अभी काम उनको इम्प्रूव भी कराना है। मैं किसी को बारे तो नहीं करता। जैसे किसी बालक को आप कह दो कि तुम काम नहीं करते हो, तो फिर नहीं करेगा। मैं नकारात्मक ना होकर के उनके साथ मित्रवत या बड़े होने के नाते एक व्यवहार करते हुए उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए मैं 2-2 4-4 एमएलएज़ को भी अकेले बुला लेता हूँ, कभी मंत्रियों को भी बुलाता हूँ और उनको अपनी ओर से बताऊँ भई ऐसा नहीं ऐसा करो। वो लगता है कुछ लोगों ने तो किया, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ये उन पर है जिनको आगे राजनीतिक जीवन में आज भी मैं जानता हूँ कि सदन में आज 3 या 4 लोग अच्छे संसदीय प्रणाली के माने जाते हैं। उसमें घनश्याम तिवारी भी हैं, गुलाब जी कटारिया भी हैं, राजेंद्र राठौर भी हैं। ये सवेरे 11 बजे से लेकर के सदन स्थगित होने तक बैठे रहते थे। आपने किसी नए विधायक का नाम नहीं लिया? नई सरकार के नए अभी नहीं में समय लगेगा। अभी वो उसमें क्या कहते हैं प्रोविज़न कहूँ तो शायद ज़्यादा खराब लगेगा, लेकिन अभी उनका विचार बढ़ रहा है और मेरे भी ध्यान में आ रहे हैं। मैं कुछ लोग अच्छे हैं जो तैयारी करके आते हैं और सदन उसी के आधार पे चल रहा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। आज वो संख्या दोनों साइड में कम है और दोनों साइड में टैलेंट तो है, लेकिन इधर कंसंट्रेशन, एकाग्रता और संसदीय या विधायी कामों को प्रमुखता देने की बात है। मैं अपेक्षा करूँगा कि दोनों पक्ष में कुछ लोग इस विधायी काम को महत्व दें, अध्ययन करें और फिर सदन में आएँ। सदन कुल मिला के चलता ही तो 30 दिन है। 30 दिन भी हम 11 महीने आपके पास हैं। उस समय भी उनको लगता है कि हमारे लिए बाहर आवश्यक है। मैं समझता हूँ उसको प्रायोरिटी रख कर के 30 दिन सदन को 30-35 दिन जो भी चलेगा, सदन के प्रति समर्पित रहना चाहिए और बाकी उसमें भी शनिवार-रविवार 2 दिन आपके विधायी कामों के लिए क्षेत्र में मिलता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगातार ये कहते रहे हैं कि मंत्री विधानसभा में आते नहीं हैं, बड़े अफ़सर आते नहीं हैं। क्या आपको भी ऐसा एहसास होता है? मैं समझता हूँ कभी-कभी लगता है, जैसे मैंने व्यवस्था दी है, कि जब कभी ध्यान आकर्षण हो या पर्ची हो या स्थगन हो, उससे संबंधित मंत्रियों को विधानसभा में बैठना चाहिए। उसी तरह संबंधित अधिकारियों को बैठना चाहिए। अधिकारी तो पिछले दिनों कुछ बैठने लगे हैं, लेकिन अभी भी पूरी संख्या में नहीं बैठते।
तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी ब चर्चा की है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वो लोग बैठेंगे और साथ में मंत्रियों से भी कहा। कल मैंने 2 मंत्रियों को तो वापस बाहर से बुलवाया भी और वो बैठे भी, ताकि हम लोग एक परिवार हैं। परिवार में कुछ कमी है, मिल कर के ठीक करेंगे। लेकिन कमी को ध्यान दिलाना बड़े का काम है, वो मैं करता हूँ और जहाँ आवश्यक होता है, वहाँ डाँटता भी हूँ। आवश्यकता होती है तो एक्शन भी लेता हूँ और आवश्यकता होता है समझाता हूँ। कुल मिला के परिवार को आगे बढ़ाना है और उसका आगे वर्चस्व और उसका यश लेना है। आप ये भी कह रहे हैं कि 1 साल में 3 सत्र होने चाहिए। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? सरकार से मेरा आग्रह है, क्योंकि कई विधानसभाओं में उदाहरण देखता हूँ। मैंने पूरे देश का नया लोकसभा 56 दिन चलती है। भले वो नहीं चल रहा, स्थगित होती है, लेकिन वर्किंग डेज़ चलती है। केरल 45 दिन चलता है। लगभग 40-42 दिन महाराष्ट्र भी चलता है। लेकिन ऐसी भी विधानसभाएँ जो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी चलती हैं। हमें अच्छे की ओर बढ़ना है। अच्छे की ओर बढ़ते हुए वैसे तो पिछली बार शायद 27-28 दिन चली है। मुझे लगता है अब धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी भी पहले सत्र में 24 दिन चली है। अभी मेरा आग्रह है कि पार्लियामेंट या अन्य विधानसभाओं की तरह वर्षाकालीन और शीतकालीन सत्र चले। ऐसा मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। वैसे तो सरकार के पास भी रहता है कि जब उनके पास विधायी काम हो तो ही बुलाना चाहिए। आग्रह किया कि आप बुलाओ। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, विचार करेगी और हम 3 सत्र ही चला पाएँ और कम से कम 40 दिन तो हम सदन को ले गए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन दिनों सियासी तौर पर भी समाज के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जो है वो औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है राणा सांगा पर टिप्पणियाँ हो रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ देश के नायकों का सभी को सम्मान करना चाहिए और उसमें जो वास्तव में आक्रमणकारी रहे या देश को जिन्होंने लूटा, उनके प्रति किसी का भी प्रेम आज़ादी के बाद नहीं होना चाहिए। ये कई बार लगता है कि देश इस समय आगे इकोनॉमी बढ़ रहा है और पहले 11वीं से शायद 5वीं पे आ गया, अब शायद चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में और अभी कह रहे हैं बहुत जल्दी शायद दिसंबर तक तीसरी हो जाएगा और 2047 तक विकसित भारत की कह का मजबूत नेतृत्व है, तो ये बात चल रही है। तो शायद कई शक्तियाँ, चाहे वो विदेशी शक्तियाँ हों, चाहे देश में रहने वाले कई शक्तियाँ, उनको अच्छा नहीं लगता कि भारत मजबूत हो। तो इस प्रकार के कई प्रकरण खड़े होते हैं, जो आज की तारीख में औरंगज़ेब का कहीं कोई लेना-देना नहीं। उसको ज़बरदस्ती चर्चा में लाना होता है उचित नहीं है और उसमें जाएँगे तो कहीं गहराई तक एक ही बात होनी चाहिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने लड़े, चाहे किसी विचारधारा हो, सब नायकों का सम्मान होना चाहिए। जिन्होंने देश पे आक्रांता के रूप में रहा या देश को गुलामी बनाने की कोशिश की या कई लोगों को उन्होंने हत्याएँ की, ऐसे लोगों के प्रति किसी भी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का कहीं उसके साथ सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और ऐसे विषय चला करके हम समाज को जो तोड़ने की या दूरियाँ पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, उससे यहाँ का सामाजिक वातावरण तो बिगड़ेगा ही, लेकिन साथ में आर्थिक दृष्टि से भी देश पीछे जाएगा। तो हम सब जो सोच रहे हैं कि हम सब मिल कर के देश को आगे ले जाएँ और आज मैं समझता हूँ पिछले लगभग 8-10 वर्षों से विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। कि एक समय मुझे याद आता है जब मोदी जी को वीज़ा तक भी अमेरिका ने नहीं दिया था और आज विश्व के सारे देश भारत के बिना कोई निर्णय करते नहीं हैं। ये देश के लिए, नेतृत्व के लिए है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्थिति है। आज यदि यूक्रेन और रूस की बात होती है, तो भी भारत की चीज़ को विचार को महत्व दिया जाता है। तो हम सब आएँ। हाँ, देश के अंदर जो भी कुछ हमें सहयोग देना है, आंदोलन करना है, ये लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन देश के बाहर जाकर के हम देश की आलोचना नहीं होनी चाहिए। बार-बार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान जिन्होंने बनाया, उनके प्रति सबकी श्रद्धा है। और आज संविधान को इस भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, ये नहीं कि कोई आज़ादी के बाद लोकतंत्र है। यहाँ तो अपन जो पराधीनता का काल रहा, उसके पहले देखिए लोकतंत्र तो यहाँ पहले से ही है। तो लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि दुनिया की कोई ताकत यहाँ के संविधान को समाप्त नहीं कर सकती और जो कर रहे हैं, वो जनता को राजनीतिक स्वार्थों के लिए या भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मेरा सबसे अपील है, संविधान सबका है। संविधान के प्रति श्रद्धा, नई पीढ़ी में उसकी श्रद्धा पालन करो ना। नई पीढ़ी में भाव करेंगे संविधान का ये हो रहा है तो फिर नई पीढ़ी की श्रद्धा कैसे होगी? हमेशा परिवार में हो, चाहे समाज में हो या क्षेत्र में हो, श्रद्धा बड़ी मेहनत से बनती है
और अश्रद्धा के लिए एक क्षण लगता है। तो कम से कम देश के लिए हम इस तरह की बातें न करें, यह सबके लिए देश हित में, ऐसा मेरा सोच है। आपने एक निर्देश भी दिए थे कि विधायकों के सवालों के जवाब एक समय सीमा के भीतर आने चाहिए। क्या ये आने लगे हैं? मैं समझता हूँ मैं बहुत अपने विधायी अधिकारियों को और चीफ सेक्रेटरी को अपनी ओर से धन्यवाद ही दूँगा कि पिछले सत्र में कुल मिलाकर के 10,050 प्रश्न आए। उसमें से लगभग 95% के उत्तर आ चुके हैं और यहाँ तक कि जो 15वीं विधानसभा थी उसके पहले की, उसमें भी लगभग 5,000 प्रश्न बाकी थे। उनमें से भी लगभग 96% उत्तर आ गए। तो मैं समझता हूँ ये लगातार क्यों 2 बार मैंने सारे सेक्रेटरीज़ की मीटिंग भी ली, पर्सनल भी अप्रोच किया, व्यक्तिगत चिट्ठियाँ भी लिखी, फ़ोन भी किए, क्योंकि विधानसभा का कोई सदस्य प्रश्न लगाता है, तो अपेक्षा से लगाता है कि उसको उत्तर मिले। यदि उसके टर्म खत्म होने तक भी उसको उत्तर नहीं मिले या साल-साल 200 न मिले, तो उसको उत्तर लगाने का कोई अर्थ नहीं। इसे नियमों भी है और अभी से ही इस सत्र के अभी जो खत्म हुए, मैंने अभी से बुला के कहना चाहिए इसको उत्तर देना शुरू करो। पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाते थे, उसका 3 दिन के अंदर उत्तर आना चाहिए। 6-6 महीने, साल-साल भर नहीं आते थे। अब वो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में उत्तर आने 60-70% के उत्तर आ चुके और परस्यू करें क्योंकि संविधान के अनुसार विधानसभा का काम है कि जन समस्याओं के जो भी प्रश्न के माध्यम से उठे, उनको उत्तर मिले और कोशिश करें मैंने मंत्रियों को कहा है, कम टू द पॉइंट और उत्तर पूरा करने की कोशिश कोशिश करो और उसे मंत्रियों को भी होता है, अधिकारियों को भी रहता है। लेकिन हम सब मिल कर के करेंगे, तो ये जो विधायी काम है, जो वास्तव में इस बार शायद मैंने पहली बार ध्यान आकर्षण भी सबसे अधिक लगवाए। ध्यान आकर्षण बहुनियत होती है कि उनको अपनी बात मालूम पड़ती है। तो याचिकाएँ भी मैंने सर्वाधिक इस बार लगवाई, ताकि ये सारे काम अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा पर्सुएस चाहिए, जो हमने करना शुरू किया है। मैं अपने आप को संतुष्टि अनुभव होती है कि मैंने प्रश्नों के 95% के उत्तर मँगवा आ चुके और बाकी भी कोशिश करूँगा कि 4-5% जो बचे हैं, इनके भी उत्तर आएँ। अब नया सत्र शुरू हो गया 8,000 समथिंग उनके भी आएँ, उनके भी उत्तर अगले सत्र शुरू होने से पहले क्या मेरी धारणा है कि नेक्स्ट सत्र आए उसके पहले पुराने सत्र के प्रश्नों के उत्तर सब आ जाने चाहिए और ध्यान आकर्षण, याचिकाएँ, 295 इनके भी जो समय अवधि है, उसमें लिखा हुआ है रूल बुक में, उसके अनुसार अधिकारी उत्तर भेजें और सदस्यों से भी कहूँगा, प्रश्न भी अच्छे लगाएँ और अधिकारियों पे भी ये दबाव पड़ता है कि हमने प्रश्न पूछा है, उत्तर दिया है, अब इसको ज़मीन पर क्रियान्वित भी हम लोग करें, उससे क्रियान्वित भी तेज़ होगी और जनता को लाभ मिलेगा, ऐसा मैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर काम करने में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आप मंत्री होते तो ज़्यादा अच्छे से काम करते? ये प्रश्न बहुत ही मैं समझता हूँ टिपिकल है। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ। संगठन जो मेरे दायित्व सौंपता है, उसे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयत्न करता हूँ। जब शिक्षा मंत्री का 2 बार दायित्व आया, मुझे लगा कि आज मैं संतुष्ट हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने भी पहले कहा, मेरे काम को आज भी विभाग भी याद करता है, लोग भी याद करते हैं, शिक्षक भी याद करते हैं। और अभी यहाँ आया, यहाँ भी मैंने सोचा यहाँ क्या करूँगा, यहाँ भी कुछ परिवर्तन करने शुरू किए। जैसे हमारी डायरी छपती थी, वो हमेशा 1 जनवरी से छपती थी। अब हमने इसको जो अपना भारतीय नववर्ष है, उसे छपवाने के तौर से शुरू किए। हमारे यहाँ अंदर आईपैड लगा करके उसको पेपरलेस करने की प्रयत्न किया। हालाँकि अभी भी कुछ लोग उसका उपयोग नहीं करते, उनको भी मैं लगातार परसों कर रहा हूँ, अभी आग्रह किया है, इन छुट्टियों में वो अपना कुछ सीख लें, ताकि उसका हम पूरा उपयोग कर सकें। उसके कारण से कलर भी मैंने कहा कि गुलाबी नगरी है, तो इसका गुलाबी कलर होना चाहिए, तो सदन का कलर भी अब गुलाबी कर दिया। कहा सारे दलों का सहयोग चाहिए, तो सर्वदलीय बैठक बुलानी शुरू कर दी। इसी तरह से हमारा म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम में भी मुझे काफ़ी चीज़ जोड़नी थी, अब लगा म्यूज़ियम नवाचार है। यह म्यूज़ियम इतना सीमित लोगों के बीच में था, लोगों को पता ही नहीं, तो मैंने आकर के इसका जन दर्शन के कार्यक्रम में शुरू किया और आज आपको कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग पिछले समय में 15,000 से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। यानी राजस्थान का इतिहास देखेंगे 52 से लेके आज तक का, क्यों नहीं ओपन करो? खुला किया। इवन सदन की कार्रवाई देखने के लिए भी पहले मैंने ओपन किया जो नियमों के अंतर्गत आज 3,000 के आसपास लोगों ने गत सत्र देखा है। तो इसको जनता के साथ जोड़ना और साथ में सदन के अंदर कुछ कार्यक्रम भी होने चाहिए। सदन केवल उसी दिन खुलेगा सभा भवन, बाकी बंद रहेगा ऐसा भी नहीं। आज जैसे लगभग नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज सारे प्रांत से सिलेक्टेड 140 जो मोदी जी ने कहा है कि 1 लाख
नए युवक तैयार करने हैं, उस ढंग से आज उसके यहाँ पे बहस चल रही है। इसमें से 3 चुन के राष्ट्रीय टीम में जाएँगे, उसको विधानसभा का अवसर दिया। इसके पहले भी यूथ पार्लियामेंट आज भी हो रही है, पहले भी यूथ पार्लियामेंट हुई। इस तरह महिलाओं का भी एक कार्यक्रम हमने किया है। यानी मेरा कोशिश है महीने में 1 बार ऐसा कोई ना कोई कार्यक्रम विधानसभा में होते रहना चाहिए और लोगों का जुड़ाव विधानसभा के साथ रहे। लेकिन हाँ, उसमें सुरक्षा मर्यादाएँ ये तो सब ध्यान रखने वो हम लोग रख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा पहले की तुलना में हम इसको आगे बढ़े हैं और परिवर्तन तो निरंतर प्रक्रिया है। अभी मेरे ध्यान में कुछ जैसे आपने कहा ना, ये कैसे 200 आए? ये कोई मेरे कारण आए, मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने कुछ ना कुछ किया है। कौशल क्लब भी शुरू किया। और कभी हमारे यहाँ भोजन के समय लोग चले आते थे, इसलिए मैंने लंच ब्रेक पार्लियामेंट की तरह यहाँ भी लागू किया। उसके भी आज लाभ दिखाई दे रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है और सदन जो है वो अच्छा चले और उसके डायरी, कैलेंडर उसे महापुरुषों के फ़ोटो रहें। तो मैंने हर एक महीने के आगे जैसे अब अप्रैल है, तो अप्रैल में डॉक्टर अम्बेडकर का है तो उसका फ़ोटो दिया, कि महाराणा प्रताप का दिया, कि भारत माता का दिया, कहीं शहीद भगत सिंह का दिया। तो इस तरह से व्यक्ति के पास डायरी जाए तो उसका सदुपयोग भी हो। इस तरह से हमारे विधायक आवास भी बने, जो पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी बना के गए। उसमें सुविधाएँ भी बनाई, कुछ सुविधाएँ नहीं थी, सुविधाएँ की। लगातार मिल कर के ये सदन धीरे-धीरे यहाँ पे स रहने वालों की प्रगति हम करते रहें, नई-नई चीज़ें जोड़ते रहें, व्यवस्थात्मक करें और लोगों को लगे कि ये हमारी विधानसभा आगे बढ़े। जैसा मैं अभी सदस्यों को बार-बार कहता हूँ, इसका हम लाइव करते हैं, तो नीचे के बच्चे भी देखते हैं कि हमारे विधायक किस तरह से वहाँ पे विधानसभा चल रही है। उनसे भी अपेक्षा करता हूँ, हम सब लोग नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दें और नया अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसा यदि करेंगे, विरोध के लिए विरोध नहीं और विरोध कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। तो जो संसदीय प्रणाली, यहाँ की जो संविधान निर्माताओं ने इसकी रचना की, उनकी जो मूल भावनाएँ थी, उसके आधार पर हम अपना सदन चलाएँ और आगे बढ़ें ताकि जनता की आकांक्षाओं पे हम लोग खरे उतरें।